हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स कनेक्ट पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में 13 मई का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 2025। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 मई को। ठीक है। और आधुनिक नर्सिंग के संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है वो मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक थी। ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय नर्स परिषद INC है वो इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाती है। ठीक है। INC द्वारा इस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। और इस बार की थीम आवर नर्सेज आवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी रखी गई है। ठीक है। आवर नर्सेज आवर फ्यूचर केयरिंग फॉर नर्सेज स्ट्रेंथन्स इकोनॉमी, ये इस बार की थीम रखी गई है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी वो एक ब्रिटिश नर्स थी। ठीक है। इन्होंने क्रीमिया युद्ध के दौरान रात भर लैंप लेकर घायलों की ये सेवा करती रहती थी। जो घायल सैनिक थे मोर्चे पर गई थी तो वहां पर जो घायल सैनिक थे उनकी देखभाल करती रहती थी। इस कारण इनको लेडी विद द लैंप भी कहा जाता है। ठीक है। लेडी विद द लैंप कौन है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। अगला है शुभ दुगल। तो ये शुभ दुगल क्या है? तो तमिलनाडु सरकार के आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा राज्य के आदि द्रविड़ और जनजातीय समुदायों की पारंपरिक प्रदर्शन कलाओं का दस्तावेजीकरण और संरक्षण करने के लिए प्रारंभ किया गया एक डिजिटल संग्रह है। ठीक है। तो जो तमिलनाडु की जो प्राचीन आदिम जो लोक कलाएं हैं, जनजातीय समुदायों की जो पारंपरिक प्रदर्शन कलाएं हैं, ठीक है, तो उनके दस्तावेजीकरण के लिए एक डिजिटल पहल तमिलनाडु सरकार के आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग द्वारा की गई है। शुभ दुगल। अगला टॉपिक है भुवन रिभु। तो भुवन रिभु को वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर का सम्मान दिया गया है और ये मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वकील हैं। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर प्राप्त करने वाले भुवन रिभु पहले भारतीय वकील हैं। डोमिनिक गणराज्य में 4 से 6 मई को आयोजित वर्ल्ड लॉ कांग्रेस के दौरान ये सम्मान इनको प्रदान किया गया। ठीक है। डोमिनिक गणराज्य में 4 से 6 मई तक वर्ल्ड लॉ कांग्रेस का आयोजन हुआ था, तो उस दौरान उनको ये सम्मान प्रदान किया गया। भुवन रिभु ने 60 जनहित याचिकाएं दाखिल की हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के ऐतिहासिक फैसले हुए हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र प्रोटोकॉल के अनुरूप मानव तस्करी की परिभाषा और भारत में लापता बच्चों के संकट पर एक प्रमुख फैसला भी शामिल है। ठीक है। तो जो भारत में लापता बच्चे हैं और जो मानव तस्करी है उससे संबंधित महत्वपूर्ण डिसीजन इनकी याचिकाओं पर दिए गए हैं, तो इसलिए इनको वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर का सम्मान इनको प्राप्त हुआ है। ठीक है। आगे देखते हैं जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रेन नाम की एक संस्था है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन इसके संस्थापक हैं और ये संस्था बाल संरक्षण के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी हस्तक्षेप नेटवर्क है। ठीक है। जस्ट राइट फॉर चिल्ड्रेन इनकी एक संस्था है। ठीक है। और ये बाल संरक्षण के लिए काम करती है और ये दुनिया का सबसे बड़ा कानूनी हस्तक्षेप नेटवर्क है बाल संरक्षण के लिए। ये मध्य प्रदेश के 41 जिलों में 13 NGO भागीदारों के साथ काम करता है। ठीक है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा कानूनी हस्तक्षेप नेटवर्क है बाल संरक्षण के लिए, जस्ट फॉर चिल्ड्रेन, और ये इसके संस्थापक है। और इनकी एक पुस्तक भी है व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन। ठीक है। तो इसके बारे में इस पुस्तक में इन्होंने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए एक 6 सूत्रीय रणनीति पेश की है। ठीक है। व्हेन चिल्ड्रेन हैव चिल्ड्रेन भुवन रिभु की पुस्तक है। वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन कानूनी पेशेवरों का विश्व का सबसे पुराना नेटवर्क है। ठीक है। जिन्होंने जिस संस्था ने सम्मान दिया है, मेडल दिया है, ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा कानूनी पेशेवरों का सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना नेटवर्क है कानूनी पेशेवरों का। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है भूटान द्वारा विश्व की पहली पर्यटन क्रिप्टो भुगतान प्रणाली प्रारंभ की गई है। तो किसके द्वारा प्रारंभ की गई है विश्व की पहली पर्यटन क्रिप्टो भुगतान प्रणाली? तो ये भूटान के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है। विश्व की पहली पर्यटन क्रिप्टो भुगतान प्रणाली। भूटान ने बिनेंस पे और डीके बैंक, ये डीके बैंक है, ये भूटान का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक है। ठीक है। डीके बैंक है, ये भूटान का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक है। तो भूटान ने बिनेंस पे और डीके बैंक के साथ मिलकर दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो टूरिज्म भुगतान प्रणाली शुरू की है। ठीक है। किनके साथ मिलकर? बिनेंस पे
और डीके बैंक के साथ, और डीके बैंक है ये भूटान का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक है। ठीक है, तो इनके साथ मिलकर भूटान ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो टूरिज्म भुगतान प्रणाली शुरू की है। फ्लाइट और वीजा से लेकर होटल में ठहरने और स्थानीय खरीदारी तक यात्री अब डिजिटल मुद्राओं का उपयोग करके भूटान की यात्रा कर सकते हैं और एक सहज कैशलेस यात्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी पर्यटक है जो भूटान की यात्रा करना चाहते हैं तो इस जो टूरिज्म जो क्रिप्टो टूरिज्म भुगतान प्रणाली है इसका प्रयोग करके वे फ्लाइट बुक कर सकते हैं, वीजा के लिए भुगतान कर सकते हैं, होटल में ठहर सकते हैं, स्थानीय स्तर पर जो खरीदारी करते हैं वो भी कर सकते हैं। मतलब पूरी तरह से एक कैशलेस उनकी यात्रा हो जाएगी इसका प्रयोग करने से। ठीक है, बिनेंस ऐप है वो डायनेमिक या स्टैटिक क्यूआर कोड का उपयोग करके वास्तविक समय के लेन देन को सक्षम बनाता है, जो एक सुरक्षित और सहज अनुभव प्रदान करता है। तब जैसे अपने फोन पे से होता है वैसे ही तुरंत इनसे भी पेमेंट हो जाता है, बिनेंस ऐप से तुरंत पेमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिस्टम बीएनबी, बीटीसी और यूएसडीसी जैसे 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें 100 से ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी हैं जिनको ये सपोर्ट करता है और सभी भुगतान तुरंत डीके बैंक के जरिए भूटानी मुद्रा में निपटाए जाते हैं। ठीक है, इनका सेटलमेंट है वो तुरंत भूटानी मुद्रा में हो जाता है डीके बैंक के जरिए, जिससे मुद्रा रूपांतरण संबंधी समस्याएं भी नहीं होती है। ज़्यादा लेन देन शुल्क और कार्ड स्वीकृति संबंधी बाधाएं हैं उनका सामना भी पर्यटकों को नहीं करना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मिशन संकल्प। मिशन संकल्प क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस, तेलंगाना पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त कमान के तहत सुरक्षा बलों द्वारा चलाया जा रहा नक्सल विरोधी अभियान है। ठीक है, तो मिशन संकल्प क्या है? ये नक्सल विरोधी अभियान है और इसमें कौन कौन शामिल है? छत्तीसगढ़ पुलिस, तेलंगाना पुलिस, सीआरपीएफ और कोबरा की संयुक्त कमान में। ठीक है, ये कहाँ चलाया जा रहा है? तो एक कर्रागुट्टा पहाड़ियाँ, बीजापुर जिला छत्तीसगढ़ और मुलुगु जिला तेलंगाना की सीमा पर संचालित हो। ठीक है, कर्रेगुट्टा पहाड़ियाँ बीजापुर ये छत्तीसगढ़ का जिला है और मुलुगु जिला ये तेलंगाना का जिला है। तो इन दोनों जिलों की सीमा पर ये संचालित किया जा रहा है। भारत के गृह मंत्री ने वर्ष 2026 तक भारत को नक्सल मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है कि 2026 तक भारत से नक्सल खत्म हो जाएगा, नक्सलवाद है उसका खात्मा हो जाएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हारोप ड्रोन। नेक्स्ट टॉपिक है हारोप ड्रोन। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हारोप ड्रोन का प्रयोग किया गया भारतीय सेना द्वारा। हारोप ड्रोन है क्या? तो हारोप इंडिया सुसाइड ड्रोन, ठीक है, भारत का आत्मघाती ड्रोन है, इसको कामिकेज ड्रोन भी कहा जाता है। ठीक है, आत्मघाती या कामिकेज ड्रोन भी इसको कहा जाता है और इसका विकास इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा किया गया है। ठीक है, इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री IAI द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये मिसाइल और यूएवी, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल दोनों के कार्यों को एक साथ करता है। ये एक क्षेत्र के ऊपर चक्कर लगाता है, लक्ष्य का चयन करता है और एक विस्फोटक पेलोड के साथ उस पर हमला करता है। ठीक है, पहले ये लक्ष्य को आइडेंटिफाई करता है हवा में जाके और फिर उस पर अटैक कर देता है, सीधा जाके उससे टकरा जाता है। तो इसको आत्मघाती ड्रोन इसीलिए कहा जाता है। इस पर जो पेलोड होता है, जो विस्फोटक पेलोड होता है वो वहां जाके फट जाता है, तो इसको कामिकेज ड्रोन कहा जाता है। ये 6 से 9 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसकी स्पीड है वो 400 किलोमीटर पर आवर तक है। ठीक है, और ये 16 से 23 केजी तक जो विस्फोटक है वो ले जा सकता है, वारहेड ले जा सकता है। और इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR सीकर ये गाइडेंस है इसमें। ठीक है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और IR सीकर इसके थ्रू ये गाइड होता है। ठीक है, और 3 मीटर का इसका विंग स्पान है और इसकी लेंथ 2.5 मीटर की है। ठीक है, और ये जमीन और नेवल एप्लीकेशन के लिए दोनों के लिए उपयुक्त है। अटैक और अबॉर्ट कैपेबिलिटी दोनों है इसमें। ठीक है, अटैक कर सकता है और बिना अटैक किए भी वापस आ सकता है। ठीक है, इसकी कम्युनिकेशन रेंज है वो 200 किलोमीटर तक है और इसकी ऑपरेशनल रेंज है वो 1000 किलोमीटर तक है और ये 4600 मीटर तक की ऊंचाई पर जा सकता है। ठीक है, 4600 मीटर तक की ऊंचाई तक ये उड़ सकता है। ठीक है, तो ये है हारोप ड्रोन। इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर होते हैं जो रियल टाइम में टारगेट की पहचान करने में इसको सक्षम बनाते हैं और ये 9 घंटे तक की उड़ान क्षमता रखता है। ये ट्रक पर लगे कनस्त्रों, नौसैनिक जहाजों या स्थिर जमीनी प्लेटफॉर्मों से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है और इसमें GPS जैमिंग से ये प्रतिरक्षित होता है। GPS जैमिंग इस पर असर नहीं करती। ठीक है,
और ये फायर एंड फॉरगेट प्रोफाइल के साथ स्वायत्त और मैनुअल हमला करने की क्षमता से युक्त है। ठीक है, इसमें फायर एंड फॉरगेट भी है। ठीक है, एक बार लक्ष्य सेट करके इसको छोड़ दो, ये अपने लक्ष्य पर जाकर के मिशन को पूर्ण करता है। इसके अलावा ये स्वायत्त और मैनुअल हमला करने की क्षमता से भी युक्त है। ठीक है, मैनुअली भी इससे किया जा सकता है और ये ऑटोनोमस मोड में भी कर सकता है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ लाइफ। तो एक बुक है स्कूल ऑफ लाइफ, ये केरल सरकार के श्रम विभाग के सचिव है के वासुकी, तो ये उनका संस्मरण है। स्कूल ऑफ लाइफ के वासुकी का संस्मरण है और ये केरल सरकार के श्रम विभाग की सचिव है। ठीक है, अगला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स सीडोट और सिनर्जी क्वांटम के मध्य ड्रोन आधारित प्रणालियों में उपयुक्त क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किन किन के बीच हुए हैं? सीडोट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स और सिनर्जी क्वांटम के मध्य, किस लिए? ड्रोन आधारित प्रणालियों में उपयुक्त क्वांटम कुंजी वितरण प्रौद्योगिकी को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए। ठीक है, सीडोट और सिनर्जी क्वांटम के मध्य समझौता हुआ है। अगला है तीसरा दुबई फिनटेक शिखर सम्मेलन। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन 12 से 13 मई को दुबई के मदीनात जुमेराह में किया गया, 12 से 13 मई को। और इसका आयोजक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC है। ठीक है, दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर DIFC, और इसकी थीम रखी गई थी सभी के लिए फिनटेक। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा मालदीव को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता। ठीक है, तो भारत सरकार ने मालदीव को $50 मिलियन की वित्तीय सहायता प्रदान की है। तो भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ब्याज मुक्त ट्रेजरी बिल के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। ठीक है, बिना ब्याज के ट्रेजरी बिल के माध्यम से सहायता प्रदान की गई है। फरवरी में विदेश मंत्रालय ने विदेशी देशों को सहायता के लिए 5,483 करोड़ रुपए आवंटित किए, जो पिछले साल के 4,883 करोड़ रुपए से थोड़ा अधिक है। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2025-26 में की गई थी। तो भारत सरकार है तो जो अपने पड़ोसी देश हैं, ठीक है, और उसके अलावा भी जो अन्य छोटे देश हैं उनको सहायता प्रदान करती है। ठीक है, मौद्रिक सहायता प्रदान करती है। तो ये भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ठीक है, ये भारत की सॉफ्ट डिप्लोमेसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये रहा मालदीव, एक द्वीपीय देश है, और ये रहा भारत। ठीक है, तो भारत का पड़ोसी देश है। मार्च 2019 से भारत सरकार ने एक अनूठी सरकार से सरकार व्यवस्था के तहत SBI द्वारा ऐसे ट्रेजरी बिलों की वार्षिक सदस्यता और रोल ओवर की सुविधा प्रदान की है। ये उपाय मालदीव को भारत की आपातकालीन वित्तीय सहायता का हिस्सा है। ठीक है, तो जो ट्रेजरी बिलों वाली व्यवस्था है, ट्रेजरी बिलों के माध्यम से जो सहायता वाली व्यवस्था है, ये मार्च 2019 से भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। मालदीव को ये सहायता भारत की आपातकालीन वित्तीय सहायता का एक हिस्सा है। मालदीव के लिए बजट 2025-26 में 600 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत सरकार ने किया है। ठीक है, 600 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। और भारत के लिए मालदीव का महत्व है, देखते हैं मालदीव भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। पहला है भू राजनीतिक। तो मालदीव अपने स्थान के कारण, अपने लोकेशन की वजह से भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर पहल जो भारत की है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास, तो उसकी आधारशिलाओं में से एक है। ठीक है, तो भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मालदीव है वो भौगोलिक दृष्टि से पश्चिमी हिंद महासागर के चौक पॉइंट्स एदन की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य, और पूर्वी हिंद महासागर के चौक पॉइंट मलक्का जलडमरू के मध्य के बीच एक टोल गेट की तरह स्थित है। ठीक है, तो इसकी लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जियो इकोनॉमिक्स, भू अर्थशास्त्र। मालदीव प्रमुख वाणिज्यिक समुद्री संचार लाइनों के किनारे पर स्थित है। ठीक है, और भारत का 50% भारी व्यापार और 80% ऊर्जा आयात है वो मालदीव के आसपास के इन समुद्री संचार लाइनों से होकर के गुजरता है। तो भारत के विदेशी व्यापार की सुरक्षा के लिए भी मालदीव महत्वपूर्ण है। साथ ही भारत 2023 में मालदीव का सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बनकर उभरा है, जिसका व्यापार लगभग $1 बिलियन तक पहुंच गया है। अगला है सुरक्षा। तो मालदीव के साथ मजबूत संबंध भारत को हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का मुकाबला करने में सक्षम बनाएगा। चीन है वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के तहत भारत को चारों तरफ से घेर रहा है, अपने सैनिक अड्डे, नौसैनिक अड्डे वहां पर बना रहा है। ठीक है, तो पूरे समुद्री क्षेत्र में
चारों तरफ ये कोशिश कर रहा है कि भारत को घेरा जाए, तो मालदीव उनमें से एक है। तो ये भारत के लिए सुरक्षा की दृष्टि से भी मालदीव महत्वपूर्ण है। आतंकवाद और समुद्री डकैती का मुकाबला करने में तो भारत के लिए मालदीव हिंद महासागर में आतंकवाद, समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी आदि के विरुद्ध रक्षा की पहली पंक्ति है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है। प्रवासी और पर्यटन, भारतीय प्रवासी मालदीव में कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा बनाते हैं, खासकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में। इसके अलावा ये भारतीयों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। भारतीय पर्यटक भी बहुत ज्यादा मात्रा में मालदीव में जाते हैं, जिससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होता है। ठीक है, तो ये इसलिए भारत के लिए मालदीव है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन दोनों के द्विपक्षीय संबंध है, उनमें कुछ चुनौतियां भी हैं। तो देखते हैं वो चुनौतियां क्या क्या हैं। पहला है चीन की सामरिक उपस्थिति। चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है मालदीव में। और दूसरा जो स्ट्रिंग ऑफ पेर्ल्स पॉलिसी है चीन की, उसमें उसका हिस्सा भी मालदीव है। ठीक है, तो ये चुनौतियां हैं दोनों के संबंधों में। चीन की उपस्थिति वहां पर भारत के लिए खतरा है। अगला है कट्टरपंथ का उभार। वहां पर जो मुस्लिम कट्टरपंथी हैं उनका उभार भी भारत के लिए खतरा है। और भारत विरोधी भावनाएं। ठीक है, तो जो अभी वर्तमान सरकार है मालदीव की, उसका रुझान चीन की तरफ है। ठीक है, तो वो भी भारत के लिए खतरा है। अगला टॉपिक है विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट से संन्यास। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। विराट कोहली ने 2011 में टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था और कुल 123 मैचों में 46.85 की औसत से 7 दोहरे शतक, सर्वाधिक दोहरे टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। 7 दोहरे शतक लगाए हैं टेस्ट में उन्होंने, तो ये सबसे ज्यादा दोहरे शतक लगाने वाले, दोहरे टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। और 30 शतक और 51 अर्धशतकों के साथ टोटल 9,230 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। 123 मैच खेले हैं। ठीक है, जिनमें 7 दोहरे टेस्ट शतक शामिल हैं, इनके 30 शतक शामिल हैं और 51 अर्धशतक शामिल हैं। और 9,230 रन विराट कोहली ने बनाए हैं। ग्रीम स्मिथ, जिक्की पोंटिंग और स्टीव वॉ के बाद चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी हैं विराट कोहली। ठीक है, ग्रीम स्मिथ, रिकी पोंटिंग और स्टीव वॉ के बाद चौथे सबसे सफल टेस्ट कप्तान हैं। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सुनील गावस्कर के बाद भारत के चौथे सबसे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं। ठीक है, सचिन तेंदुलकर ने 51 बनाए हैं, राहुल द्रविड़ ने 36 और सुनील गावस्कर ने 34 बनाए हैं। और विराट कोहली ने 30 शतक बनाए हैं, 30 टेस्ट शतक बनाए हैं। तो चौथे सबसे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाले बल्लेबाज हैं और सबसे अधिक टेस्ट शतक बनाने वाले भारतीय कप्तान हैं। ठीक है, तो भारतीय कप्तान जो भी रहे हैं उनमें सबसे अधिक टेस्ट शतक विराट कोहली ने बनाए हैं। पिछले साल भारत की T20 विश्व कप जीत के बाद विराट कोहली ने T20 प्रारूप से संन्यास ले लिया था। तो अभी वर्तमान में केवल ये वनडे क्रिकेट में खेलेंगे। अगला है तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2। तो भारत कुल 7 पदक, ये हमने कल भी डिस्कस किया था लेकिन कल पूरी इंफॉर्मेशन उसमें नहीं आई थी, तो आज फिर से अपन इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2, तो भारत कुल 7 पदक, जिनमें 2 स्वर्ण है, 1 रजत है, 4 कांस्य है, जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। ठीक है, इसमें दूसरे स्थान पर भारत रहा है। पहले स्थान पर दक्षिण कोरिया रहा है और मेक्सिको तीसरे स्थान पर रहा है। तो भारत ने 2 गोल्ड जीते हैं, 1 सिल्वर जीता है और 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। टोटल 7 मेडल जीते हैं और पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा है। पदक विजेता कौन कौन है वो देख लेते हैं। तो गोल्ड किन किन ने जीता है। पहली है मधुरा दमनगांवकर, इन्होंने महिला व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड जीता है। अगले हैं ओजस देवताले, अभिषेक वर्मा और ऋषभ यादव, इन्होंने पुरुष टीम कंपाउंड स्पर्धा में गोल्ड जीता है। नेक्स्ट है रजत पदक। तो रजत पदक किन किन ने जीता है। ज्योति सुरेखा वेनम, मधुरा दमनगांवकर और चिकिता तन्नीपर्थी, इन्होंने महिला टीम कंपाउंड में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट है कांस्य पदक विजेता। तो कांस्य पदक दीपिका कुमारी ने महिला व्यक्तिगत रिकर्व में जीता है और पार्थ सालुंखे ने पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व में जीता है। मधुरा दमनगांवकर और अभिषेक वर्मा ने मिश्रित टीम कंपाउंड में रजत पदक जीता है और ऋषभ यादव ने पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक जीता है। ठीक है, तो ये तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 है। इसका आयोजन 6 से 11 मई 2025 तक शंघाई चीन में किया गया था। ठीक है, और 8 से 13 अप्रैल 2025 तक संयुक्त राज्य अमेरिका के फ्लोरिडा के अर्बनडेल में
आयोजित 2025 तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में स्टेज फर्स्ट में भारतीय तीरंदाजी दल ने 4 पदक जीते थे, ठीक है, और पदक तालिका में वह चौथे स्थान पर रहा था, ठीक है। स्टेज फर्स्ट में 4 पदक जीतकर पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा था और स्टेज सेकंड में 7 पदक जीतकर पदक तालिका में दूसरे स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट है कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी पीकेके ने औपचारिक रूप से हथियार डालने की घोषणा की है। तो पीकेके कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी है, ये कहाँ का संगठन है? तो ये तुर्की का संगठन है, ठीक है। ये सशस्त्र बल समूह है तुर्की का। 1978 में स्थापित पीकेके ने मुख्य रूप से तुर्की के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए एक सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया, जो तुर्की के दक्षिण पूर्व में कुर्द समुदायों के लिए अधिक मान्यता और स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, ठीक है। कुर्दों के लिए इंडिपेंडेंस की डिमांड इसकी थी, ठीक है। तो ये तुर्की का सैन्य समूह है जिसने अभी हथियार डालने की घोषणा कर दी है, ठीक है। तो पीकेके ने शुरू में कुर्दों के लिए एक स्वतंत्र मातृभूमि बनाने का लक्ष्य रखा था, जो तुर्की की आबादी का लगभग 20%, ठीक है। तुर्की की टोटल आबादी का 20% है वो कुर्द हैं, ठीक है। और 25 से 30 मिलियन कुर्द लोग मुख्यतः तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में रहते हैं। इन 4 देशों में कुर्दों की आबादी है, तुर्की, सीरिया, इराक और ईरान में। तुर्की में उनकी कुल जनसंख्या का, तुर्की की जो कुल जनसंख्या है उसका 20% कुर्द जनसंख्या है, ठीक है। और कुर्द ज्यादातर सुन्नी मुसलमान हैं जिनके पास कोई आधिकारिक मातृभूमि नहीं है और वे मान्यता, राजनीतिक अधिकार, स्वायत्तता या स्वतंत्रता की मांग करते रहते हैं, ठीक है। इराक में जरूर इनके लिए कुर्दिस्तान एक स्वायत्त क्षेत्र है, कुर्दिस्तान रीजन, ठीक है। कुर्दिस्तान स्वायत्त क्षेत्र है, ठीक है। उसको कुछ हद तक ऑटोनॉमी प्राप्त है, लेकिन ये 4 देशों में फैले हुए हैं। तो इनकी डिमांड है कि इन चारों देशों की आबादी को, इस क्षेत्र को मिला करके इनके लिए एक देश बनाया जाए। अगला है बलूच लिबरेशन आर्मी BLA, ये भी हाल ही में चर्चा में था। तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सक्रिय सशस्त्र समूह है और भारत पाक तनाव के बीच BLA ने बलूचिस्तान में कई शहरों और राजमार्गों पर अधिकार कर लिया है, ठीक है। वहाँ के पुलिस थाने वगैरह जो वहाँ के सैन्य ठिकाने हैं उन पर BLA ने अधिकार कर लिया है, ठीक है। तो बलूचिस्तान है, ये देखो पाकिस्तान का एक प्रांत है, ये रहा बलूचिस्तान और ये सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का, ठीक है। सबसे बड़ा प्रांत है पाकिस्तान का ये बलूचिस्तान। पाकिस्तान का दक्षिण पश्चिमी प्रांत है जिसकी सीमा अफगानिस्तान, ईरान, पंजाब और सिंध, ये पाकिस्तान का पंजाब है, ठीक है। पाकिस्तान का प्रांत है पंजाब। पंजाब और सिंध पाकिस्तान के प्रांत और अरब सागर से लगती है, ठीक है। ये सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला, सबसे बड़ा और सबसे कम आबादी वाला प्रांत है जो प्राकृतिक गैस, कोयला, सोना और तांबे जैसे प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन अत्यधिक गरीब बना हुआ है। इसकी 70% आबादी बहुआयामी गरीब के रूप में वर्गीकृत है। वहाँ पे प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक गैस है, कोयला है, सोना है, तांबा है, लेकिन फिर भी 70% आबादी है वो बहुआयामी गरीबी में जी रही है, ठीक है। तो इस बात को लेकर बलूचों में, और वहाँ पर ज़्यादातर आबादी है वो बलूच है, ठीक है। तो इस बात को लेकर के बलूचों में असंतोष है और उन्होंने हथियार उठा रखे हैं। भारत के विभाजन के समय बलूचिस्तान में 4 रियासतें शामिल हुई थी। कौन कौन सी? खारन, मकरन, लासबेला और कल्लात, ठीक है। इनमें से जो कल्लात थे इन्होंने स्वतंत्रता का विकल्प चुना था कि हम अलग देश बनाएंगे, जबकि बाकी पाकिस्तान में शामिल हो गए थे। कल्लात के जो खान थे इन्होंने नेहरू से भी संपर्क किया था कि हमें एक अलग देश के रूप में मान्यता देने में मदद करें, ठीक है, लेकिन फिर इनको पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया था। और इनके कल्लात के खान का जो मुकदमा था, इन्होंने मुकदमा दायर किया था ब्रिटेन में, ठीक है। तो उसका मुकदमा लड़ने वाले कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान बनाने वाले थे, वो इनको अलग देश बनाने के लिए इनका मुकदमा भी लड़ रहे थे, ठीक है। तो इनको तो पाकिस्तान में मिलना ही था फिर। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।